Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Sarup Institute of Professional Studies, Kanpur. I am teaching you your optional paper, Inclusive Education of B.Ed Semester 1. Today I will discuss about mental retardation, mentally retarded children. मानसिक रूप से मंदित बालक कौन होते हैं या मानसिक मंदता क्या होती है. Okay, let's start. Mental retardation refers to sub-average general intellectual functioning which originates during the development period and is associated with impairment in adaptive behavior. यानी कि mental retardation क्या है? उस असामान्य सब एवरेज यानी कि एवरेज से थोड़ा सा नीचे आकर कम असामान्य सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता है जो विकासा अवस्था से उत्पन्न होती है. यानी कि जब मेरा डेवलपमेंट हो रहा होता है तब से ही वो चीज़ हमारी उत्पन्न होती है और व्यवहार के अनुकूलन की दुर्बलता से संबंध होती है. यानी कि जब हमें किसी से बिहेवियर यानी कि व्यवहार करने में या जनरल किसी से कम्युनिकेशन करने में जो हमें प्रॉब्लम आती है, इम्पेयरमेंट, उसी से ही ये कनेक्टेड है. यानी कि मंद बुद्धि बालक वे बालक होते हैं जो उनका मस्तिष्क और बुद्धि इतनी कम विकसित होती है कि वे सामान्य चीज़ें भी जल्दी अपने आप नहीं कर पाते हैं और सोसाइटी से लोगों से एडजस्ट करने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है. जनरली मेंटल रिटार्डेशन से अर्थ ये है कि जो औसत बुद्धि होती है, एवरेज आईक्यू होती है, उससे कम बुद्धि वाले बालक उनको मतलब ये ऐसा माना जाता है. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से स्टडीज़ की तो उन्होंने देखा कि जो कुछ बालक ऐसे भी हैं जो एवरेज लेवल से अबव हैं. तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाए और इनको किस. तब उन्होंने जो बैकवर्ड हैं और जो मेंटली रिटार्डेड हैं उन पे डिफरेंस जानना चाहा और जब स्टडीज़ कंप्लीट की तब उन्होंने पाया कि जो औसत बुद्धि से जो कम जिनकी बुद्धि होती है वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं और ज़्यादातर वो जन्म से ही औसत बुद्धि से कम बुद्धि वाले होते हैं. वो समाज की विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं. यानी कि इसके अंतर्गत सामान्य से कम बौद्धिक योग्यता का बोध होता है. इसमें वे वाले चिल्ड्रन आते हैं जिनकी पूरी तरह से देखरेख नहीं होती है या उनकी देखरेख नहीं की जा पाती है, सामान्य स्तर से थोड़ा सा नीचे आते हैं. इनकी विशेष प्रकार की नीड्स होती हैं. ऐसे बालक जल्दी समायोजन नहीं कर पाते, जल्दी से परिस्थिति के साथ जल्दी से डील नहीं कर पाते, कोप अप नहीं कर पाते क्योंकि इनकी मानसिक योग्यता कम होती है. ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि जो नॉर्मल आईक्यू लेवल वाले होते हैं उससे नीचे होती है और कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा कम होती है कि जो बिल्कुल भी एजुकेबल नहीं होते हैं, उनको हम बिल्कुल शिक्षा नहीं दे सकते या बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी वो भी सिखाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है. तो जिन बालकों की मानसिक शक्तियों में मेंटल पार्ट्स इतनी न्यून होती हैं, साइकोलॉजिस्ट स्किनर ने उन्हें ही मेंटली हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड, अल्प बुद्धि, विकलांग बुद्धि यानी कि मंद गति से सीखने वाले या पिछड़े हुए ऐसी संज्ञा उन्होंने दी है. Mental retardation is due to both heredity as well as environmental factor. कभी भी कुछ ऐसा कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है या कोई भी डिजीज़ या कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं होता है जो केवल उसका एक ही पर्टिकुलर वो फैक्टर हो. क्योंकि अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हेरिडिटरी भी हो सकती है और एनवायरमेंटल भी हो सकती है कि हम सोसाइटी के संपर्क में आए या एनवायरमेंट के संपर्क में आए तो हमें बाद में कोई ऐसा इशू हो गया जिसके कारण मेरी ये स्थिति हो गई. और जन्म से भी हो सकती है. हेरिडिटरी मीन्स कभी किसी जो वंश होता है कहते हैं उसमें कभी किसी के साथ पहले स्पेशली तो पेरेंट्स का देखा जाता है. अगर पेरेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है तो बैक में देखा जाता है कि और कोई फैमिली में ऐसा नहीं है जिसको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो हेरिडिटरी मानी जाती है. और एनवायरमेंटली है कि हम
जन्म ले चुके हैं, आफ्टर डैट हमें कोई क्षति पहुंच गई, कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसा केस हो गया जिसके कारण मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आई। बट ऐसा नहीं है कि इसके साथ हम को मतलब डील नहीं कर सकते। मेंटल रिटार्डेशन इज रेमेडिएबल, उपचारात्मक होती है इसके, अगर इसको अगर ठीक से डायग्नोज कर लिया जाए तो रेमेडिटेशन कैन बी गिवन, इनको उपचार दिया जा सकता है। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज चिल्ड्रंस। स्लो लर्नर्स, ऐसे बालक जब अगर इनकी बुद्धि औसत से कम है तो कहीं ना कहीं इनको कोई भी चीज़ अगर सिखाई जा रही है तो ये बहुत धीमी गति से सीख पाते हैं, इनकी सीखने की स्पीड बहुत स्लो होती है क्योंकि बौद्धिक क्षमता में इनके कमी है, मेमोरी पावर में, इमेजिनेशन पावर में, लर्निंग पावर में, कल्पना जो होती है, मैं क्या बोलना चाहिए कि कोई भी चीज़ को ठीक से तर्क वितर्क करके उसका डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो हर चीज़ को थोड़ा सा लेट सीखते हैं। IQ बिटवीन 50 to 80, ऐसा माना जाता है कि इनकी बुद्धि लब्धि जो है 50 से 80 के बीच होती है, और 50 से जस्ट जो नीचे आ जाते हैं तो वो बिल्कुल ही मूढ़ बुद्धि के माने जाते हैं कि उनको काफ़ी मतलब कुछ भी सिखाना एक तरह से कहना चाहिए कि मतलब ना के बराबर ही है वो प्रयास करना कि वो जल्दी से वो चीज़ें बिल्कुल ही नहीं सीख सकते हैं, वो मूढ़ बुद्धि के कहलाते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, भाई सब चीज़ें, ये चीज़ें सारी मतलब मेंटल पावर से जुड़ी हुई हैं कि अगर हमारी बुद्धि ही कम है, हमारी चिंतन शक्ति है, तर्क शक्ति है, हम किसी को चीज़ को ठीक से परसीव नहीं कर पाते हैं, हम उसका कहना चाहिए कि किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ें जब हमारी मेंटल पार्ट्स में मतलब कमी है तो हम किसी भी चीज़ को एक अटेंटिव होके सीखने की मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं रह जाती है, हम ठीक से उसकी चीज़ों को सीख नहीं पाते, यानी कि ध्यान की कमी होती है, अवधान की कमी होती है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का अनुभव करते हैं। इवन जो उनकी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, जो उनका फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है, उठना बैठना चलना, सब चीज़ें इनको सीखने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुअर मेमोरी, मेमोरी पावर इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। बौद्धिक क्षमता कम होने के कारण ये चीज़ों को इनको कई कई बार जब किसी चीज़ को सिखाया जाता है या रिपीटेशन कराया जाता है तभी ये कुछ सीख पाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत के साथ इनको कुछ सिखाया गया है तो ये सीख कर पुनः भूल भी जाते हैं, और इनका जो प्रतिक्रिया गति होती है वो भी बहुत धीमी होती है। इमोशनल इम्बैलेंस, इन ये संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं, इनमें अस्थिरता होती है, संवेगात्मक इमोशनली इम्बैलेंस होता है क्योंकि अपने ऊपर जब इनको कंट्रोल नहीं होता है, अपने ऊपर इनको विश्वास नहीं होता है, तो जो भी सिचुएशन उनके आगे आती है तो बहुत जल्दी ही ये थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो ऐसा रीज़न केवल इसी वजह से होता है क्योंकि ये बौद्धिक रूप से स्थिर नहीं है, उनकी IQ लेवल कम है, तो चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए जल्दी से इनके इमोशनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनके अंदर भाषा का विकास बहुत निम्न होता है क्योंकि भाषा को सीखने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है, टैलेंट की ज़रूरत होती है। और जब ये चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में सीख पाते हैं, इनकी जो क्या कहते हैं वोकैबुलरी होती है, शब्दावली होती है, वो बहुत ही दोषपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है, हर चीज़ को ठीक से नहीं सीख पाते, इसलिए इनकी भाषा का, वाणी का विकास सामान्य बच्चों से बहुत निम्न होता है। डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट की बात बार बार इसमें हो रही है क्योंकि जब हम बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं तो एक बुद्धि ही ऐसी चीज़ होती है जो ह्यूमन बीइंग को मिली है, जो संसार में उनको और प्राणियों से और क्रिएचर से बिल्कुल अलग करती है। एक मानव ही है जो सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सी योग्यताएं होती हैं जो उसे ये बुद्धि जन्म से ये बौद्धिक क्षमता मिली हुई होती है। तो अगर हर काम मेरा बुद्धि के साथ ही चल रहा है, क्योंकि हम कोई भी हमारे आगे सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट में कोई ऐसी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि हमें बौद्धिक रूप से उसमें स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, उससे डील करना होता है, तो जब हमारी वो क्षमता ही कम है तो समायोजन की क्षमता भी हमारी
कम हो जाती है, समायोजन करने में बहुत ही इनको समय लगता है। लो कॉन्फिडेंस, बात फिर वही आ जाती है कि आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है तो सबसे पहले पहले उस एक, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स, जब अगर शिक्षा की बात करते हैं तो ये बालक सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बुद्धि में और उपलब्धि में, आईक्यू में एंड कहना चाहिए इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपस में रिलेशन होता है। तो अगर इनकी लर्निंग कैपेसिटी कम है, समझने की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कम है, चीज़ों को बहुत बार इनको रिपीट करा के रटवा के सिखाया जाता है, तो ये बार बार गलतियां करते हैं और इनका अचीवमेंट जो एकेडमिक होता है वो बहुत लो हो जाता है। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस चिल्ड्रन। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं जिनको हम मतलब क्योर कर सकते हैं जल्दी, या जिनको कोई ट्रेनिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, या जिनको ठीक करने में बहुत समस्याएं आती हैं या बिल्कुल ही नहीं ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे तो इनके बहुत सी तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। इसमें सबसे पहले हैं एजुकेबल। एजुकेबल मीन्स जिनको हम इनकी बुद्धि लब्धि इतनी होती है 50 टू लगभग 80 के बीच में होती है, जिनको हम क्योर कर सकते हैं, जिनको हम शिक्षा दे सकते हैं, जिनका आईक्यू लेवल सामान्य से थोड़ा कम होता है। इसमें उनकी जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, डिसीजन टेकिंग पावर है, ये भले ही नहीं होती है या कम होती है, बट इनको पढ़ना लिखना हम सिखा सकते हैं। इनको कुछ ऐसे सपोर्टिव कार्य सिखा सकते हैं जिससे ये छोटे छोटे काम सीख करके कोई छोटा सा व्यवसाय कर सकते हैं, जीवन समाज के साथ धीरे धीरे समायोजन कर सकते हैं, थोड़ा सा ये इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं। तो ऐसे बालक एजुकेबल के अंतर्गत आते हैं कि जिनको हम थोड़ी सी प्रॉपर अटेंशन देकर, एक्स्ट्रा टाइम देकर काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं कि ये लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ स्टैंड कर जाएं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनेबल। ट्रेनेबल होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 50 से बिलो होती है। ये कहना चाहिए कि शिक्षा देना तो इनको बहुत कठिन होता है, बट ट्रेंड करके कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाते हैं जिससे ये अपने डेली लाइफ के काम कर सकते हैं। खुद अपना टॉयलेट जाना, नहाना, अपने कपड़े पहन सकना, खाना खा सकना, अपना बेड बिछा के सो जाना, या जनरल डेली के काम होते हैं कर सकते हैं। कभी कुछ घर वालों ने कुछ काम कह दिया, उनको सिखा दिया गया तो वो डेली गए, वो खरीद आए, आस पड़ोस में नेबरहुड में थोड़ा सा ये मतलब समायोजन कर सकते हैं। तो ये आ जाते हैं ट्रेनेबल में। टोटली डिपेंडेंट। टोटली डिपेंडेंट कौन से बालक होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल 25 से भी कम होता है, जिन्हें जड़ कहा जाता है, जिन्हें मूड कहा जाता है। ये ना ही पढ़ लिख पाते हैं, ना ही ये अपने डेली लाइफ के काम कर पाते हैं कि वो ठीक से कपड़े पहन सकें, नहा सकें। ये पूरा ही पूरा दूसरों पे डिपेंड होते हैं, पूर्ण रूपेण दूसरों पे निर्भर रहने वाले बालक। तो इनको ना ही एजुकेबल यानी कि ना ही एजुकेशन दी जा सकती है, ना ही इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। नाउ सी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। सबसे पहले देखते हैं कि इनको किस तरह से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले इसमें आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी जो हम व्यवहार में जो भी चेंजेस देखते हैं, उनकी विशेषताएं देखते हैं, जो मैंने अभी अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, तो ये बिहेवियर में ही हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उनको कुछ सिखा रहे हैं तो बहुत देर से सीख रहे हैं, या कोई चीज़ लर्न करा रहे हैं तो लर्न नहीं कर पाए, तो ऐसी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर, ऑब्जर्व करके हम इनको पहचान सकते हैं। इंटरव्यूज ये दो लोग के बीच में होता है कि हम उनके साथ बैठे, उनसे उस तरह से बातचीत करी, उनके साथ छोटी छोटी चीज़ें पूछी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनके वो आंसर्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बट उनको एनालाइज करके इंटरव्यू लेकर हम उनको पहचान सकते हैं। आईक्यू टेस्ट बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से आईक्यू टेस्ट बनाए हैं, जिसमें बिने, स्टैनफोर्ड है और वेशलर के हैं। इंडिविजुअल, इसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल जो होते हैं
IQ टेस्ट वो काम आते हैं कि ये टेस्ट करा के उनसे भी इनको पहचाना जा सकता है। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, उन टेस्ट को IQ टेस्ट की तरह ही उन टेस्ट को भी अप्लाई करके हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केस स्टडी क्या है कि उसकी पूरा एक हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं पेरेंट्स का, उसका खुद से बात करते हैं, पेरेंट्स हैं घर में और फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई दोस्त है, फ्रेंड है, सबसे बात करके लास्ट में एनालाइज करके एक्चुअल प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जा सकता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में होता है कि उसकी पूरा ही एक बैकग्राउंड और उसकी पर्सनालिटी रिकॉर्ड हो गया, उसका साइकोलॉजिकल कोई उसका मेडिकल कुछ ऐसा है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ईच एंड एवरीथिंग होती है, सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ सी द एजुकेशन, कि इनको किस प्रकार से इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से इनको शिक्षा दी जाए। वैसे तो सारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए था वैसे इनके लिए भी है, और बाकी इनके जो एजुकेबल हैं या ट्रेनेबल हैं उनमें अलग अलग थोड़ा सा प्रॉपर अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। स्पेशल स्कूल हैं, अलग से इनके लिए जो जिस तरह के भी बालक हैं इनको पहले कैटेगराइज अलग से किया जाए, फिर इनके लिए स्पेशल स्कूल्स की व्यवस्था की जाए। स्पेशल स्कूल में इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जिस भी तरह का जो बालक है उसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, किस चीज़ों की नीड है, कुछ चीज़ें पास में ही उनके होनी चाहिए, जैसे वॉशरूम है और कोई भी ऐसी फैसिलिटी है, पानी पीना है, तो इस तरह की छोटी छोटी फैसिलिटीज़ उनके लिए अरेंज किए जाएं। एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मीन्स प्रॉपर इस तरह का उनके आगे सामने माहौल क्रिएट करना चाहिए हंसी खुशी का, कि उनको मतलब वहाँ पर अच्छा लगे, कहीं पर उनकी कहीं मोटिवेशन लेवल में कमी ना आ जाए, कोई उनके कॉन्फिडेंस में कमी ना आ जाए, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। स्पेशल क्लासेस इनके लिए कैटेगराइज जब कर लेंगे तो इनको अलग अलग तरह की स्पेशल क्लासेस दी जाएं, जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है उस तरह से इनकी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इनकी क्लासेस अलग अलग अरेंज करनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्लासेस अलग अलग, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे हाँ कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जल्दी, उनके अंदर थोड़ी सी वो मेंटल एबिलिटी, कुछ क्षमता दूसरों से अधिक है क्या है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाए। जब एक्स्ट्रा प्रॉपर अटेंशन दिया जाएगा तो वे भी बच्चे भी थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे धीरे धीरे आ सकेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी मीन्स इनके लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए, कि वो पूरा टाइम अगर वहाँ रहते हैं तो पूरा टाइम किसी वहाँ पर जो केयर टेकर्स होते हैं उनके अंडर में रहते हैं, तो चीज़ों को जल्दी से उनके साथ एडजस्ट करने की क्षमता ज़्यादा टाइम साथ में रहकर जल्दी बढ़ जाती है। ट्रेंड टीचर्स, इनके लिए पूरी तरह से ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए कि उन बालकों की जो साइकोलॉजी है उसको समझ सकें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान सिद्धांतों के आधार पर उनको ट्रेनिंग दें या उनको एजुकेशन दें। अब देख लेते हैं जो एजुकेबल चिल्ड्रन थे, जो शिक्षा पाने योग्य, यानी कि उनकी IQ लेवल 50 टू 80 या 50 टू 75 के बीच में होता है, कि उनको किस तरह से केयर टेक किया जाना चाहिए, उनकी टेक केयरिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि वे कुछ ना कुछ जीवन में बंद के अपना जीवन यापन कर सके। तो इनके लिए थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो देख लेते हैं। इन बच्चों की देखभाल के लिए केवल टीचर्स को ही खाली ध्यान नहीं देना है, इनमें पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। समाज की जिम्मेदारी हो, पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो, ताकि वो सब मिलकर जब उनका ध्यान रखें तो हम उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके ईज़िली उनको ट्रेंड कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स अगर बचपन से बच्चा पैदा हुआ है उस परिवार में, तो उस तरह से उसको कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सीख सकें, तो अगर उनका कोऑपरेशन जब विद्यालय जाने के बाद भी टीचर को भी मिलेगा, स्कूल वालों को भी मिलेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। इंडिविजुअलाइजेशन, जो ये बालक होते हैं जिनको हम शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें अपने ढंग से थोड़े से सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं,
ताकि वो अपनी गति से सीखता, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है लर्निंग की सबकी अलग अलग होती है। तो जब अपने आप सीखना चाहेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट लेंगे, धीरे धीरे उनका अच्छा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज़ स्पेशल करिकुलम। इनके लिए एक स्पेशल करिकुलम की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम होता है उस स्पीड से उस करिकुलम को वो नहीं सीख सकते हैं। तो इनके लिए ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए ताकि ये ईज़िली उसको कंप्लीट कर सकें। इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ वो उनका व्यवस्थित किया जाना चाहिए। रिपीटिशन और प्रैक्टिस, ऐसे बालकों को जिनकी मेमोरी पावर बहुत वीक होती है, उनके लिए टीचिंग के ऐसे मेथड होने चाहिए, यानी कि उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ कि ये बार बार एक्सरसाइज कर सकें, बार बार प्रैक्टिस कर सकें उस चीज़ को। जब जब रिपीट करेंगे तो उनका जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी सी ब्रॉड होगी, स्मृति का उनके विस्तार होगा। और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना, एनकरेज करना, जिससे कि वो उस अपने करिकुलम को इम्पोर्टेंस दें कि हम ये करेंगे तो हम आगे कुछ सीख पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। पीरियड्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मानसिक रूप से मंदित बालक जो बहुत ही जल्दी से टायर्ड फील करता है, उनको थकान का अनुभव होता है, तो उनकी जो ड्यूरेशन होनी चाहिए पढ़ाई की वो थोड़ी सी शॉर्ट होने चाहिए। उनको ऐसी कोई बोरियत ना हो कि बस उन्होंने 10 मिनट अगर कोई चीज़ अच्छे से सीखी तो उसके बाद उनको कुछ भी समझ में ना आए। और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको चीज़ों को सिखाना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड, ऐसे बालकों के लिए प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। जब उनको छोटे छोटे काम दिए जाएंगे एज अ प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो ग्रुप में बैठकर जब उनको पूरा करेंगे तो इससे उनके अंदर सोशलाइजेशन की फीलिंग होगी, सामाजिक गुणों का विकास होगा और वह अपने कार्य को भी पूरा कर सकेंगे। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर जो एजुकेबल चिल्ड्रन हैं उनको हम शिक्षित कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हों या कौन से ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाएं जो जो ट्रेनेबल बच्चे हैं उनको काम आ सकें। तो ट्रेनेबल बच्चों के लिए हमें इस तरह से चीज़ों का वो करना है, मतलब अरेंजमेंट करना है कि वो कम से कम इतनी चीज़ें सीख सकें कि वो अपनी देखरेख खुद कर सकें, जिसमें है डेली लिविंग स्किल्स। जो डेली की स्किल्स हैं, खाना पीना, कपड़े पहनना, नहाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको उनकी स्किल्स को डेवलप करनी चाहिए। उनको इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए कि वो खुद ही वो काम कर सकें। सोशल डेवलपमेंट, लोगों के साथ बाहर मिलवाना जुलाना, कुछ ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं अपने कहते हैं एरिया में, कॉलोनी में, तो उन सब में इनको छोटी छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट कराना। कोई गेम्स हो रहा है, कोई नाटक, कहानी या बड़े बड़े फेस्टिवल साथ में एंजॉय करना, तो इससे उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशलाइजेशन का विकास होगा। मोटर डेवलपमेंट छोटी छोटी चीज़ें, कोई एक्सरसाइज करा दी, रस्सी कूदना सिखाया, हमने ऐसी छोटी छोटी स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर दी। लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनको बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करा के वर्ड्स को बार बार दोहराना, उसको रिपीटिशन करना, तो उनसे उनका प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी घरेलू उनको कोई डोमेस्टिक टास्क करा जाए, ये ले आओ, ये रखाओ, ये कर लो। बाहर से डेली सिखा दिया गया कि इस शॉप पे यहाँ पर सब्जी मिलेगी, यहाँ दूध मिलेगा। छोटे छोटे डेली के डोमेस्टिक टास्क करा के उनकी हम चीज़ों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इसी तरह से कुछ थेरेपीज़ वगैरह करा के, कोई योगा है, एक्सरसाइज है, तो ताकि उनका जो थोड़ा सा जो माइंड है, ब्रेन है, उसको थोड़ा सा इंटीग्रेटेड बनाने से एकाग्रता जो शक्ति होती है वो उनके अंदर आए। तो इस तरह से जो ट्रेनेबल बच्चे हैं उनको छोटे छोटे थोड़ा सा चीज़ों को सिखाकर उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो होते हैं जो जिनको बिल्कुल हम ट्रेंड भी नहीं कर सकते और पढ़ा भी नहीं सकते, मीन्स जिनको सीवियर मेंटल प्रॉब्लम है, जो टोटली दूसरे पर डिपेंड है, उनके लिए, जो कि टोटली अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरे पर डिपेंड हैं, उनको ना ही किसी प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है, ना ही कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है कि वो छोटे छोटे उनसे काम उनको सिखा दिए जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेंटल असाइलम हैं, ऐसे मेंटल हॉस्पिटल हैं, तो उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनके बच्चों के लिए मतलब वहाँ पर ही उनको उनकी केयर की जाती है, उनको हेल्प प्रदान की जाती है, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। ओके,
So I discussed today about mentally retarded children. In third unit, I completed gifted children, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी. केवल आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी बची है जिसको मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी. आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई हो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वायरी देन आस्क मी पर्सनली. थैंक यू. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.